Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. My name is Asadur Rahman and we are studying about the chapter number 9 that is chemical equilibrium. हमने कहा था इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है और ये कैसे एस्टेब्लिश होता है, हमने इस बात को पढ़ना है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले चंद बेसिक टर्म का पता होना चाहिए जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हुई हैं। अब आपने बेसिक टर्म में पढ़ा कि व्हाट इज़ कंप्लीट रिएक्शन, व्हाट इज़ रिएक्टेंट, व्हाट इज़ प्रोडक्ट, व्हाट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड व्हाट इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन। आपने बेसिक टर्म में ये पढ़ा। अब जब आप बेसिक टर्म में ये पढ़ रहे थे तो आपने जब रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी किया तो आपने उसके करैक्टर पढ़े थे और उसमें से एक करैक्टर पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश इन दीज रिएक्शन, कि आपके रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम क्या होता है, एस्टेब्लिश होता है। तो आज हमारा टॉपिक भी यही है कि व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। इसका मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन में एस्टेब्लिश होता है तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या करें, डिफाइन करें। ठीक है, उसकी तारीफ करें। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुके हैं। अब इसको डिफाइन करने से पहले हम इसके नाम पे गौर करते हैं। देखिए पहला लफ्ज़ है केमिकल, दूसरा हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम। अगर हम इक्विलिब्रियम के स्टार्ट पे गौर करें तो इक्विलिब्रियम कहाँ से निकले, इक्वल से। ठीक है, तो अब इक्वल से मुराद क्या है, आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन। तो जिस स्टेज के ऊपर भी आपके फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड आपके रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के इक्वल हो जाएगी, तो जहाँ पर भी दोनों रिएक्शन की स्पीड एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी उस स्टेज को नाम क्या देंगे, इक्विलिब्रियम। इक्वल की समझ आ गई कि कैसे, जहाँ पर दोनों रिएक्शन की स्पीड एक दूसरे के इक्वल हो रही है उस स्टेज को नाम क्या दे रहे हैं, इक्विलिब्रियम। स्टेट क्या आता है, हमारे पास है हालत। ठीक है, तो अब हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, चलें। अब यहाँ पर देखें, व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, अब क्या है कि जब आपके जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी रफ्तार, ठीक है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, अब आप कोई भी रिएक्शन जब करवाते हैं तो करवाने के लिए जो चीज़ स्टार्ट पे लेते हैं उसे कहते हैं रिएक्टेंट, और फिर रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके जो नई चीज़ बनाते हैं उसे नाम क्या देते हैं, प्रोडक्ट। तो जब आपके रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो उस रिएक्शन को नाम क्या देते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जब आपके फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार इज द सेम, वो सेम हो जाती है या इक्वल हो जाती है, एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, आपके रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार के। ठीक है, अब रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें आपके प्रोडक्ट जो हैं, जो नई चीज़ बनी है वो दोबारा से मिलकर या डीकम्पोज होकर पहले वाली चीज़ यानी रिएक्टेंट बना दें, तो उस रिएक्शन को नाम क्या देते हैं, रिवर्स रिएक्शन। तो अब जिस स्टेज के ऊपर भी आपके फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड आपके रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के या रेट के इक्वल हो जाएगी, दोनों रिएक्शन की स्पीड एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो उस स्टेज को नाम क्या देंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब पहले इतनी बात को हम एग्जाम्पल की मदद से क्या करेंगे, समझेंगे। सपोज करते हैं मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिया, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब उसको करवाने के लिए मैंने स्टार्ट पे दो सब्सटेंस लिए, एक लिया हाइड्रोजन और एक क्या लिया, आयोडीन। ठीक है, अगर हम बात करें, आपको पता है नेचर में हाइड्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, और जबकि जो आयोडीन होती है ये भी नेचर में डाई एटॉमिक फॉर्म में क्या होती है, स्टेबल होती है। और यहाँ पर हमने आयोडीन को वेपर्स फॉर्म में ली है। ठीक है, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में उसके दरमियान, दोनों हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल, और आयोडीन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, हमारे पास है सिंगल। ठीक है, क्या मैं इस सिंगल बॉन्ड को डॉट और क्रॉस से शो कर सकता हूँ, जी। क्या मैं इस सिंगल लाइन को भी डॉट और क्रॉस से शो कर सकता हूँ, जी। तो जब ये इस फॉर्म में होते हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म में, तो इन्होंने शेयरिंग करके हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया होता है और आयोडीन ने अपना ऑक्टेट क्या किया होता है, कंप्लीट किया होता है। अब आपने हाइड्रोजन ली और आपने आयोडीन ली स्टार्ट पे। ठीक है, जो चीज़ स्टार्ट पे ली वो क्या हो गया, रिएक्टेंट। अब आपने हाइड्रोजन और आयोडीन को एक फ्लास्क के अंदर रखा और रखकर उसका मुंह ऊपर से क्या कर दिया, बंद कर दिया। जब बंद किया और उसे गर्म करना शुरू किया, तो आपको पता है गर्म करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वीक होती है, और एक वक्त आता है कि इतनी वीक होती हैं कि वो क्या करती हैं, टूट जाती हैं। जब आप इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसे मैंने डॉट और क्रॉस से शो किया, तो ये क्या करेगा, टूटेगा, और यहाँ पर होमोलिटिक ब्रेकडाउन होगी, एक जैसी ब्रेकडाउन होगी।
कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर साइड पे और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर साइड पे। अब इस हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहर वाले शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। वो अपना डुप्लेट क्या करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है, क्योंकि हाइड्रोजन का बाहर वाला शेल कौन सा, पहले वाला। अब गर्म करने की वजह से आयोडीन का भी सिंगल बॉन्ड टूटेगा। टूटने पर ये आयोडीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेकर साइड पे और ये आयोडीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेकर साइड पे। ठीक है, तो अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो ये भी क्या होगी हमारे पास, अनस्टेबल होगी, क्योंकि इसका भी होमोलिटिक ब्रेकडाउन के नतीजे में ये आयोडीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेकर साइड पे, ये 7 इलेक्ट्रॉन लेकर साइड पे, तो ये भी क्या अनस्टेबल है। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती है और ये अपना क्या कंप्लीट करना चाहती है, डुप्लेट। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इस आयोडीन के पास आता है, तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आयोडीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है। शेयरिंग करने के बाद इन दोनों के इलेक्ट्रॉन इसका हिस्सा भी हैं और इसका हिस्सा भी है। तो देखें हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट, और आयोडीन का क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट, 2 2 4 4 2 6 6 और 2 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। जब इनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्टेबल हो गया, इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। इसका मतलब एक हाइड्रोजन ने एक आयोडीन के साथ मिलकर क्या बना दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये दूसरी हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगी, वो दूसरी आयोडीन के साथ मिलेगी और उसके साथ मिलकर एक और क्या बना देगी, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर, अगर मैं इस 2 को यहाँ पर रहने दूँ, ठीक है, अगर हम इस 2 को ना लें, अभी यह हमने 2 को कंसीडर नहीं किया, तो अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पर देखें, इसको बैलेंस करना है तो कैसे, आपको बताया था कि हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने, 118, और 118 में से अगर हम इन 3 एलिमेंट को बैलेंस करें तो आपके ज़्यादातर रिएक्शन खुद ब खुद और आसानी से क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ज़्यादातर रिएक्शन। ठीक है, सारे नहीं। अब देखिए यहाँ पर, अब एरो के बाद देखिए इधर हाइड्रोजन 1 था, अगर इस 2 को ना लें, इधर हमारे पास कितने थे, 1 थे, और इधर कितने थे, 2, इधर 2 हैं और इधर कितने हैं, 1, तो आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो 2 1s are 2, इधर भी 2 हाइड्रोजन और इधर भी 2, तो आपकी दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या हो गया हमारे पास है, बैलेंस हो गए। ठीक है, अब इधर आयोडीन कितने हमारे पास है, 2 हैं, तो जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो ये भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया था, तो आयोडीन भी कितने हो गए थे हमारे पास है, 2, तो आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। यानी आपने दोनों तरफ, एरो से पहले और एरो के बाद, रेक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एटम की तादाद है उसे क्या किया, सेम किया। अब आपको पता लगा, जब बैलेंस किया तो आपको पता लगा कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक आयोडीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और कितने हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड बाद में बना, तो ये प्रोडक्ट, और रिएक्शन के स्टार्ट पे आपने हाइड्रोजन और आयोडीन ली थी, तो ये हमारे पास क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। ठीक हो गया, चलें जी। अब हम क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसकी तरफ ही आते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। अब आप देखें यहाँ पर, जब आपने स्टार्ट पे रिएक्शन को स्टार्ट पे लिया तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद थे, रिएक्टेंट, आपके पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो स्टार्ट पे जब आप लिया तो आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी, बहुत हाई थी, और प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं थे। तो आपके जब आप गर्म करना शुरू किया तो रिएक्टेंट जल्दी जल्दी आपस में कंबाइन किए, और कंबाइन करने पर उन्होंने जल्दी जल्दी क्या बनाना शुरू कर दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन को नाम क्या दे रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि आगे को चल रहा है। तो अब आप देख रहे हैं क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन हाई है, ये जल्दी जल्दी कंबाइन करें और जल्दी जल्दी हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो स्टार्ट पे आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, फास्ट होता है। अब स्टार्ट पे प्रोडक्ट नहीं थे तो इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन तो है नहीं था। जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, तो जब बनेंगे तो आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टार्ट पे कम थी, जब कम थी तो फिर आपके हाइड्रोजन आयोडाइड जब टूटेंगे तो टूटकर जब हाइड्रोजन और आयोडीन बनाएंगे, ठीक है, तो वो भी क्या बनाएंगे, कम बनाएंगे और आस्ता आस्ता बनाएंगे। तो स्टार्ट पे आपका जो रिवर्स रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट ने मिलकर क्या बनाने होते हैं, रिएक्टेंट, तो आपका रिवर्स रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, स्लो। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट कम थे, जब कम थे तो फिर वो आस्ता आस्ता और थोड़े मॉलिक्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट होंगे, रिएक्टेंट में, तो आपका रिवर्स रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, स्लो होगा। पहली बात होगी, इसका मतलब स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है और रिवर्स रिएक्शन क्या हमारे पास स्लो है। नेक्स्ट, अब जब रिएक्टेंट तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आस्ता आस्ता आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब कम होगी तो फिर वो जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं
ठीक है, उसके मालिक्यूल की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से फिर वो भी कम कंबाइन करेंगे और आस्ता आस्ता कंबाइन करेंगे, जिसकी वजह से आपके जो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो रफ्तार है वो क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट बढ़ रहे थे क्योंकि वो तेजी से बन रहे थे, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो बढ़ने की वजह से फिर हाइड्रोजन आयोडाइड जल्दी जल्दी डीकम्पोज होंगे और क्या बनाना शुरू कर देंगे, हाइड्रोजन और आयोडीन मॉलिक्यूल बनाना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपका जो रिवर्स रिएक्शन है वो आस्ता आस्ता क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की अमाउंट क्या कर रही थी, बढ़ रही थी। अब ये रिएक्शन आस्ता आस्ता स्लो हो रहा है और ये पहले स्लो था, अब क्या हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है। तो एक वक्त आएगी कि जितनी तेजी से आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी तेजी से आपका क्या हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। तो जिस स्टेज के ऊपर दोनों रिएक्शन की यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड या रेट एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, उस स्टेज को नाम क्या देंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। यहां तक तो आपको बात समझ आ गई। चलिए अब इसके आगे भी एक लाइन लिखी है, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। कहता है जो आपके रिएक्शन मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन क्या रहती है, कांस्टेंट। अब इससे मुराद क्या है, देखें यहाँ पर मिक्सचर क्या होता है, जब आपके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस फिजिकली कंबाइन करते हैं बगैर किसी रेशो के, तो उसको नाम क्या देते हैं, मिक्सचर। ठीक है, अब रिएक्शन मिक्सचर क्या, अब देखें जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपने देखा कि इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास रिएक्टेंट भी मौजूद है और प्रोडक्ट भी। आपके रिएक्टेंट जितनी तेज से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतनी तेज से प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट में। इसका मतलब इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट भी मौजूद होंगे, प्रोडक्ट भी। अब उसमें कौन कौन से सब्सटेंस है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और आयोडीन और प्रोडक्ट में कौन से, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये जो हमारे पास तीन किस्म के हमारे पास जो सब्सटेंस हैं ये फिजिकली एक ही जगह पर पड़े हुए हैं, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के अंदर मिक्स है। तो अब ये जो यहाँ पर फिजिकली कंबाइन किए हुए बगैर किसी रेशो के, तो ये क्या बना रहे हैं, हमारे पास है मिक्सचर। तो अब आपके रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो हमारे पास मिक्सचर है इसे हम नाम क्या दे रहे हैं, रिएक्शन मिक्सचर। अब रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस का जो हमारे पास मिक्सचर है उनकी कंपोजिशन क्या रहती है, कांस्टेंट। ठीक है, कंपोजिशन क्या होता है कि वो किन किन चीज़ों के मिलने से बने। अब देखिए आपको पता है कि जितने रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में, ठीक है, उतनी तेजी से आपके प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट में। तो आपकी रिएक्टेंट की अमाउंट भी सेम रहेगी इक्विलिब्रियम पे और आपकी प्रोडक्ट की अमाउंट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस वजह से उसने कहा कि आपके रिएक्शन मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो क्या रहती है, हमारे पास है कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। तो इस स्टेट को नाम क्या देते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो सिंपल सी बात होगी कि जिस जगह भी आपके फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड इक्वल हो जाए या सेम हो जाए, और दूसरी बात है कि जब इक्वल होगी तो उस वक्त जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतनी तेज से प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट में। तो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मौजूद होंगे जो मिक्सचर बनाएंगे। उस रिएक्शन मिक्सचर की जो कंपोजिशन होगी वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो उस स्टेट को नाम क्या देते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक हो गया, तो ये आपके पास डेफिनेशन होगी और ये साथ में एक क्या होगी, हमारे पास एग्जाम्पल होगी। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम को, ठीक है, हम दो तरीकों से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। एक होता है हम उसको ज़ाहरी तौर पर स्टडी करें, उसे फिजिकली स्टडी करें, और एक क्या है, केमिकली स्टडी करें। तो जब सबसे पहले हम उसको जब फिजिकली तौर पर स्टडी करते हैं, सिर्फ ज़ाहरी तौर पर स्टडी करते हैं, उसमें उसका कोई रिएक्शन स्टडी नहीं करते। जिसमें ज़ाहरी तौर पर स्टडी करेंगे तो उस वक्त हम उस केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को नाम क्या देते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बोर्ड में कई दफ़ा आ चुका है और आपके टेस्ट सेल में भी है कि व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, एंड गिव इट्स एग्जांपल, और इसके साथ में क्या दें, एग्जांपल दें। ठीक है, अब स्टैटिक का मतलब क्या आता है, साकन, ठीक है, ठहरा हुआ। इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम जब आपका रिएक्शन इक्वल हो जाता है, आपके फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड एक दूसरे के इक्वल होती है। तो अगर आप सिर्फ ज़ाहरी तौर पर ऑब्जर्व करें, इसके रिएक्शन को स्टडी ना करें, तो ज़ाहरी तौर पर आपको लगता है कि आपका रिएक्शन क्या हो चुका है, रुक चुका है इक्विलिब्रियम पर पहुंचने पर। तो उस स्टेज को नाम क्या देते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। चलें इस बात को पहले हम जनरल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन की मदद से देखते हैं। अब सपोज करते हैं जब आपने स्टार्ट किया था तो आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन थी और आयोडीन थी। तो आयोडीन के वेपर्स का कलर क्या होता है, पर्पल कलर था, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड मौजूद नहीं थी। जब आपके रिएक्टेंट ने मिलकर क्या बनाना शुरू किया था, प्रोडक्ट, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो आपके कुछ आयोडीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर कलरलेस सब्सटेंस हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने में हिस्सा ले रहे थे। तो जब वो उसमें टेक पार्ट कर रहे थे तो आपकी कुछ आयोडीन जो है उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, वो कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट होगी। तो इस वजह से आयोडीन के
आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो आस्ता आस्ता क्या होता जाएगा, मध्यम होता जाएगा, क्योंकि आयोडीन की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि आपकी आयोडीन कलरलेस सब्सटेंस में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे उसका कलर कम होगा आप कहेंगे रिएक्शन होना क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जैसे ही आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो उस वक्त जितनी तेजी से रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में, उतनी तेज से प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट में। तो आपके आयोडीन जितनी तेज से हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे होंगे, उतनी तेज से हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से टूट कर हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे होंगे। तो उसकी वजह से आयोडीन इक्विलिब्रियम के ऊपर ना आयोडीन कम होगी ना क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, आप देखें जब आयोडीन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी इक्विलिब्रियम के ऊपर तो फिर उसका जो पर्पल कलर है वो आपको चेंज होता नजर नहीं आएगा। जहां पर उसका कलर चेंज नहीं होगा आप कहेंगे आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया और आपका रिएक्शन क्या हो चुका है, रुक चुका है। अब आपको ऐसे लगेगा कि रिएक्शन रुक चुका है क्योंकि उसका कलर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि आप कलर को तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब आपने सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर उसका कलर को देख के बता दिया, जहां पर उसका कलर चेंज नहीं हो रहा तो आप उस स्टेज को नाम क्या दे रहे हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आपने कहा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया तो आपका रिएक्शन क्या हो चुका है, रुक चुका है। हकीकत में रिएक्शन रुका नहीं है, जितना रिएक्शन आगे को चलता है उतना किधर को चलता है, पीछे को। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम रिएक्शन को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फिजिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे क्या हो चुका है, रुक चुका है। तो इस स्टेट को नाम क्या देते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक का मतलब क्या बताया, साकन, और इक्विलिब्रियम कहां से निकला, इक्वल से। तो चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, कहता है जब आपका जो रिएक्शन है सीज, ठीक है, बंद कर देता है, टू प्रोसीड, आगे बढ़ना। तो जब आपका जो रिएक्शन है वो आगे बढ़ना क्या कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब आपका रिएक्शन आगे बढ़ना बंद कर दे, ठीक है, तो उस स्टेज को नाम क्या देंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आप कहेंगे आपका रिएक्शन जो है वो साकन हो चुका है, इक्विलिब्रियम पे पहुंचकर वो रुक चुका है, वो इससे मजीद आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब आपका रिएक्शन आगे बढ़ना बंद कर दे तो उस स्टेज को नाम क्या देते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दिस हैपन मोस्टली इन फिजिकल फिनोमेना। ये हम सिर्फ ज़ाहरी तौर पर जब ऑब्जर्व करते हैं, जब हम उसे फिजिकली स्टडी करते हैं, तो जब हम उसको फिजिकली स्टडी करते हैं, उसमें कोई रिएक्शन स्टडी नहीं करते, तो ज़ाहरी तौर पर हमें लगता है कि हमारा रिएक्शन रुक चुका है, तो स्टेज को नाम क्या देते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलें एक तो एग्जाम्पल मैंने आपको ये कलर से समझाया कि जब आयोडीन का कलर ना कम होगा ना ज़्यादा, उस स्टेज पर आप कहेंगे कि आपका रिएक्शन रुक चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की क्या आगे एग्जांपल होगी। अब सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं। कहता है कि अब बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग, कहता है आपकी जो बिल्डिंग है वो सीधी खड़ी रहती है। आप देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वो सीधी खड़ी है, रेदर देन फॉलोइंग डाउन। आपकी जो बिल्डिंग है वो नीचे को नहीं गिरती। आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो उसको नीचे की तरफ खींचेगी, ठीक है, उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स या दूसरी फोर्सेज भी उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। अब बेशुमार उसके ऊपर फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। तो कह रहा है कि आपकी बिल्डिंग जो है वो नीचे की तरफ नहीं गिरती। अब क्यों नहीं गिरती, बिकॉज ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस, क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी फोर्स है, चाहे ग्रेविटेशन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, या जितनी भी फोर्सेज उसके ऊपर लग रही हैं, उन सब ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। तो बैलेंस करने की वजह से आपकी बिल्डिंग जो है अपनी जगह पर साकिन है, स्टैटिक है। तो इस स्टेज को हम नाम के देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये हमने यहाँ पर सिर्फ ज़ाहरी तौर पर स्टडी करते हैं, तो इस स्टेज को नाम के देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है कि व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड गिव इट्स एग्जांपल, और इसकी एग्जांपल दें। तो ये आपका बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन है जो टेस्ट योरसेल्फ में भी क्या हमारे पास है, मौजूद है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम को फिजिकली सिर्फ ज़ाहरी तौर पर स्टडी ना करें बल्कि उसको केमिकली स्टडी करें, तो फिर हम देखते हैं कि आपका रिएक्शन रुका नहीं है बल्कि आपका रिएक्शन आगे को भी हो रहा है और किधर को हो रहा है, पीछे को भी। ठीक है, तो अब उस स्टेज को नाम क्या देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अब डायनामिक का मतलब क्या होता है, स्टिल कंटिन्यू। ठीक है, इक्विलिब्रियम यानी इक्वल पे जब आपके दो रिएक्शन यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड इक्वल हो गई थी, तो उस वक्त रिएक्शन रुका नहीं है बल्कि जितना रिएक्शन आगे को चल रहा है उतना रिएक्शन किधर को चल रहा है, पीछे को। तो इसका मतलब है कि उस स्टेज को नाम क्या देंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। क्योंकि डायनामिक का मतलब क्या, स्टिल कंटिन्यू, कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुकता नहीं, जितना रिएक्शन आगे को होता है उतना रिएक्शन किधर को चलता है, पीछे को। तो आपका रिएक्शन वहां पर हो रहा है, तो उस स्टेज को नाम क्या दे रहे हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, कहते हैं कि जब आपका रिएक्शन रुकता नहीं है। ठीक है, जब हम केमिकली अंदर उसके रिएक्शन को स्टडी करें तो आप देखते हैं कि आपका इक्विलिब्रियम पे जाकर रिएक्शन रुकता नहीं है।
ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर। वही बात आ गई जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी कि आपके फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है उन दोनों की स्पीड या दोनों का रेट एक दूसरे के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। आप देखें फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसमें आप देख रहे हैं रेक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट से किसकी तरफ जा रहा है, राइट की तरफ। तो जबकि आपके जो रिवर्स रिएक्शन है उसमें आपके प्रोडक्ट मिलकर क्या बना रहे हैं, रेक्टेंट, तो आपका ये रिएक्शन राइट से किसकी तरफ जा रहा है, लेफ्ट। तो कहते हैं कि आपके फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड एक दूसरे की इक्वल हो जाती है, दोनों का रेट इक्वल हो जाता है, और ये दोनों रिएक्शन जो है फॉरवर्ड और रिवर्स एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये आगे की तरफ हो रहा है और ये किधर को हो रहा है, पीछे को। तो उस स्टेज को नाम क्या देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो आप यही एग्जाम्पल इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। तो एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि डायनामिक का मतलब क्या है, स्टिल कंटिन्यूस का मतलब इक्विलिब्रियम पे जाकर जाहिरी तौर पर तो लगता है रिएक्शन रुक गया, ठीक है, उसका कलर चेंज होना बंद हो गया। लेकिन अगर हम उसको रिएक्शन के लेकर स्टडी करें, केमिकली स्टडी करें, तो हमें पता लगा कि इक्विलिब्रियम पे हमारा रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि जितना रिएक्शन आगे को चलता है उतना क्या करता है, पीछे को चलता है। जितनी रफ्तार से आगे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी तेज से क्या हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, और दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो उस स्टेज को नाम क्या दे रहे हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कब स्टैब्लिश होगा, जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार है वो इक्वल हो जाती है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों की 3 डेफिनेशन हुई, और ये तीनों डेफिनेशन जो हैं ये बारी बारी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुके हैं, इसलिए अच्छे तरीके से इसे कर लें। चलिए हम इसे बुक से देखते हैं कि आज हमने क्या किया। देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि व्हेन वी थिंक ऑफ द टर्म इक्विलिब्रियम, जब हम इक्विलिब्रियम की टर्म को देखते हैं, द फर्स्ट वर्ड डेट यूजली कम टू माइंड इज बैलेंस। तो हमारे जहन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, बैलेंस आती है, या इक्वल आता है, या हमारे पास सेम आता है। However, the balance may be achieved in a variety of ways। ये रिएक्शन के स्टार्ट पे बैलेंस नहीं होता, बल्कि आस्ता आस्ता स्टेब्लिश होता है। तो हम इसको मुख्तलिफ तरीकों से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ये लाइन जर्नल है, सिर्फ आप देख लें कि आपके जहन में क्या आता है, बैलेंस मीनिंग आता है। अब आपकी जो बोर्ड की पहले शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन है यहाँ से, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब आपके फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, और आपके रिएक्शन मिक्सचर जो है उसमें जो सब्सटेंस पाए जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनकी कंपोजिशन रिएक्शन मिक्सचर की क्या हो जाती है, कंपोजिशन कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती। तो इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ये उसकी क्या होगी हमारे पास है डेफिनेशन। एट इक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब दोनों पॉसिबिलिटीज को पढ़ने से पहले ये जो डिफाइन किया, आप इसमें ये भी एग्जांपल कोड कर सकते हैं, जो अभी हाइड्रोजन वाली जो आपने पीछे पढ़ी है आप उसको भी क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। चलिए नीचे आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट नंबर 1 है, अगर हम रिएक्शन को केमिकली अंदर से स्टडी नहीं करते, सिर्फ जाहिरी तौर पर स्टडी करते हैं, तो उस स्टेज को नाम क्या देंगे। तो कहते हैं कि व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, जब आपका रिएक्शन आगे बढ़ना क्या कर देता है, बंद कर देता है, तो इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसको नाम क्या देंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब क्या था, साकंत। अब जाहिरी तौर पर आपको लग रहा है, क्योंकि जितना रिएक्शन आगे को जा रहा है उतना पीछे को, तो जाहिरी तौर पर आपको लगेगा कि रिएक्शन क्या हो चुका है, रुक चुका है। तो दिस हैपन मोस्टली इन फिजिकल फिनोमिना। ये ज्यादातर कौन सा फिनोमिना हमारे पास है, फिजिकल। तो यहाँ तक आपकी क्या होगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की क्या होगी, डिफाइन होगी। अब इसकी एग्जाम्पल, अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग डाउन। आपकी जो बिल्डिंग है वो सीधी खड़ी रहती है, ठीक है, अब नीचे गिरने की बजाय। अब हालांकि उसके ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, जब मुख्तलिफ फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, बिकॉज ऑल द फोर्सेज एक्ट ऑन इट आर बैलेंस। हालांकि उसके ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, तो वो नीचे क्यों नहीं गिरती, क्योंकि वो जितनी भी फोर्सेज उसके ऊपर लगती हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं। तो इस वजह से आपकी बिल्डिंग सीधी खड़ी है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये किसकी एग्जाम्पल हो जाएगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 पढ़ा है, ये आपका पेज नंबर 6 के ऊपर टेस्ट योरसेल्फ है, और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ये बोर्ड में भी आ चुका है कि व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। पॉइंट नंबर 1 जो है ये मुकम्मल जो है उस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। कहते हैं जब आपका रिएक्शन रुकता नहीं। देखिए डायनामिक का मतलब क्या होता है, स्टिल कंटिन्यू, कि आपका रिएक्शन जारी है अभी तक, इक्विलिब्रियम पे पहुंचने पे भी आपका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, जारी है, वो रुकता नहीं है।
तो जब आपका रिएक्शन रुकता नहीं है, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर। आपका जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है उन दोनों का रेट एक दूसरे के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इस स्टेट को नाम क्या देंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ये तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट की क्या होगी हमारे पास है, डेफिनेशन होगी। एग्जाम्पल आप क्लोज फ्लास्क वाली ये कैल्शियम कार्बोनेट के लिए लिख सकते हैं, या आपने जो हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान रिवर्सिबल के लिए पढ़ा आप वो देख सकते हैं। तो डायनामिक मींस रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यू, कि इक्विलिब्रियम पर पहुंचने पर भी आपका रिएक्शन रुकता नहीं बल्कि अभी भी क्या है, जारी है। तो एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। आपके फॉरवर्ड रिएक्शन और आपका रिवर्स रिएक्शन वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो उस स्टेज को नाम क्या देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो ये आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लें। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर क्या आ चुके हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ ना समझे तो आप पूछ लें।